नमस्कार, ओंकार अवामी के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के साथ समीक्षा बैठक की। सोमवार और मंगलवार 2 दिनों तक सभी विभागों की गहन समीक्षा लगातार की जा रही है। झारखंड को बेहतर बनाने के साथ साथ विभागों की मजबूती पर ध्यान देने के उद्देश्य से यह बैठक की गई। समीक्षा के दौरान हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बढ़ोतरी कैसे होगा इस पर निर्देश दिया गया है। इस पर अगले बैठक में इस समीक्षा का हम लोग फिर से करें, कितना हम लोग बढ़ोतरी हुआ, कैसे आगे शिक्षा के ग्रोथ बढ़ सकता है, इस पर बातें हुआ है। स्टूडेंट को समय पर किताबें मिले, समय पर हम लोग सारे पहलू पर विचार हुआ। इस बार पुस्तक 15 मार्च के पहले सेशन के पहले बच्चों की किताब मिल जाएगा। पारा टीचर की नियमावली बन रहा है और सबके सहमति के अनुसार बन रहा है। इसके अनुसार जब ही बन जाएगा और बहुत जल्दी तत्काल, कोई उसमें टाइम नहीं, फाइल लटकाने वाला बीमारी इस बार नहीं रहेगा। जितना जल्दी हो इस पर हम लोग करेंगे। जैसे बंद स्कूलों पर चर्चा हुआ, अभी मर्जर स्कूलों पर जहां भी अभी जो भी खुलने, जैसे जहां बच्चे हैं और बंद कर दिया गया है, उसको तुरंत तत्काल हम लोग उस पर पुनः फिर एक बैठक बुलाकर सारे जिला से रिपोर्ट मंगाने के बाद उसको खुलवाया जाएगा। 17वीं झारखंड राज्य पुलिस मीट का शुभारंभ जैप 1 ग्राउंड डोरंडा में अपराध अनुसंधान विभाग झारखंड रांची के तत्वाधान में किया गया। मुख्य अतिथि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा परेड की सलामी लेने के साथ शांति के प्रतीक कबूतर और बलून को उड़ाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मौके पर पुलिस मुख्यालय के सभी वरीय पदाधिकारी, डीजीपी कमल नयन चौबे, डीजी मुख्यालय PRK नायडू, एडीजी अपराध अनुसंधान अनुराग गुप्ता, एडीजी मुरारी लाल मीणा सहित अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्वान दस्ता सहित कई जिला के पुलिस अधिकारी पुलिस ड्यूटी मीट में शामिल हुए। ड्यूटी मीट 12 तारीख तक चलेगा। 12 फरवरी को विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। मैं इस ड्यूटी मीट में निरंतर आती हूँ और बताया गया है कि अवहेलना के कारण से विगत वर्ष इसका आयोजन नहीं किया जा रहा हुआ है। आशा है इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट्स अपने अपने कौशल का भरपूर प्रदर्शन कर पूरे कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। माहौल होगा, ऐसे में अपराध पर लगाम लगाई जा सकती है, जो कि राज्य की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। राज्य में हर हाल में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए पूरा पुलिस सजग तत्परता के एवं समूह विभाग से अपने कार्य करे। वहीं रघुबर सरकार के कार्यकाल की कई बड़ी योजनाएं और काम वर्तमान हेमंत सरकार की कसौटी पर खरा उतरता नहीं दिख रहा। उनकी उपलब्धियों को भी वर्तमान सरकार खारिज कर रही है। पिछली सरकार के कार्यों पर अब सवाल उठ रहे हैं और हेमंत सरकार एक एक कर इन सब की जांच करा रही है। पेश एक रिपोर्ट। रघुबर सरकार के कार्यकाल की कई बड़ी योजनाएं और काम वर्तमान हेमंत सरकार की कसौटी पर खरा उतरता नहीं दिख रहा। उनकी उपलब्धियों को भी वर्तमान सरकार खारिज कर रही है। पिछली सरकार के कार्यों पर अब सवाल उठ रहे हैं और हेमंत सरकार एक एक कर इन सब की जांच करा रही है। इतना ही नहीं, हेमंत सरकार में रघुबर सरकार के कुछ फैसले भी पलटे जा सकते हैं। जैसे 1 लाख युवाओं को नौकरी में पेच फंसता दिख रहा है। आपको बता दें कि राज्य में वर्ष 2018-2019 में स्किल समिट का आयोजन किया गया था। वर्ष 2018 में 26,000 व वर्ष 2019 में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा किया गया था। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद वर्ष 2019 में 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा किया गया। कुछ विभागों ने तो टारगेट से अधिक युवाओं को रोजगार दिलाया। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जांच की मांग लगातार की जा रही है। दूसरी ओर टेंडर बांटने की भी जांच चल रही है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में राज्य के पथ निर्माण विभाग में टेंडर देने में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं। वहीं शौचालय निर्माण योजना की भी जांच होगी।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने झारखंड में 42,18,560 शौचालय निर्माण का दावा किया है। वर्ष 2018 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के दिन झारखंड को ओडीएफ राज्य घोषित किया गया, लेकिन भाजपा सरकार के इस दावे को कोई मान नहीं रहा। शौचालय निर्माण योजना को बड़ा घोटाला माना जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने शौचालय निर्माण योजना की जांच की घोषणा कर दी है। देखिए, उनकी कथनी करनी में कभी भी समानता नहीं रही। हमेशा कहते कुछ करे कुछ, कभी मैं कहूँ तो कि हाथी उड़ाने की जो बात करेंगे उनकी कथनी करने में कहाँ से समानता होगी। और हमने जो कहा है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने संकल्प लिया था और हम उस संकल्प पर दृढ़ संकल्प हैं कि हम उन संकल्पों को पूरी तरह से धरातल पर उतारने का काम करेंगे। हम लोग होर्डिंग, बैनर और विज्ञापन की ये सरकार नहीं है। हम जो है कि जीरो टॉलरेंस करके एस्टीमेट प्राकलन घोटाला करने वाली सरकार नहीं है। हम जो है हाथी उड़ाकर मोमेंट झारखंड करके दुनिया में कहीं नहीं देखा, डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी में नहीं देखा हाथी उड़ता है। यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के मंत्री और नेताओं ने हाथी उड़ाया है, उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो कोई थ्योरी है ना कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम आउटपुट, तो हम लोग राज्यहित के लिए करेंगे। गुमला में शौचालय निर्माण के नाम पर 150 करोड़ की निकासी कर ली गई। पिछली सरकार द्वारा 6500 विद्यालयों का विलय किया गया था। विलय के बाद विद्यालय बंद हैं। नई सरकार द्वारा इन विद्यालयों को खोलने की बात कही जा रही है। 16-17 फरवरी को राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्ट समिट शुरू से ही सवालों के घेरे में रहा। इस समिट पर सरकार ने करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए। इस मामले में रघुबर दास के करीबी और आईएएस टॉपर सुनील वर्णवाल भी नपते दिख रहे हैं। उन्हें भी हेमंत सरकार ने कटघरे में खड़ा कर दिया है। दूसरी ओर कई ऐसे फैसले भी हैं रघुबर दास के जो हेमंत सरकार द्वारा पलटे जा सकते हैं। जैसे 4000 पारा शिक्षक को फिर से रखने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वाले हटाए गए 4000 पारा शिक्षकों को फिर से रखने की तैयारी हो रही है। शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। वहीं मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को भी बंद करने की तैयारी है। इससे 35 लाख किसानों को 5-5 हजार प्रति एकड़ मिलना था। दूसरी ओर इन सब मामलों पर सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि पिछली सरकार की जो भी कमियां थी वह धीरे धीरे सामने आ रही हैं। पिछली सरकार के कार्यों का ऑडिट होगा। हमारी सरकार स्वच्छ और ईमानदार है। काम करने का दौर शुरू हो चुका है। बहरहाल हेमंत सरकार ने तो पिछली सरकार के कामों पर और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कमर कस ली है। अब देखना यह होगा कि हेमंत सरकार के इस कदम से और कितने अधिकारी नपेंगे, साथ ही और कितने घोटालों का कच्चा चिट्ठा सामने आएगा। ओंकार आवामी के लिए डेस्क की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में क्षेत्रीय जरा केंद्र का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, रिम्स निदेशक डॉक्टर डी.के. सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार की राष्ट्रीय वृद्ध स्वास्थ्य योजना के तहत वृद्धजनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने का यह एक प्रयास है। वहीं रिम्स के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर संजय कुमार ने कहा कि बुजुर्गों की संख्या देश भर में बढ़ रही है। ऐसे में उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से जरा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बहुत सारा शारीरिक बदलाव होता है, विशेष करके जैसे ऑर्थो है, आपको ईएनटी का है, फिर फिजियोथेरेपी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, फिर टीबी वगैरह होता है। तो बहुत सारी बीमारियों को वृद्ध को एक अलग से विशेष लाभ प्राप्त हो, इसके तहत जो है ये योजना जो है लागू की गई है, इसकी व्यवस्था लागू की गई है। और देखिए अभी वर्तमान में झारखंड में 9% जो है वृद्ध संख्या है, जो 25 में 12% तक बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्रतिशत का इजाफा होगा। और अभी इसको लेकर पूरे देश में 20 जो बड़े संस्थान हैं, उसी में एक हमारा रिम्स है, जिसको भारत सरकार के द्वारा जो है चयनित किया गया है। और आज इसी का हम 30 बेड का
इसका जो है विधिवत उद्घाटन के लिए आए हैं। दूसरी ओर झारखंड की सियासत में बहुत जल्द बड़ा उलटफेर होने वाला है। काफी समय से यह कहा जा रहा है कि जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करने वाले हैं। इसको लेकर जेवीएम वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें तय माना जा रहा है कि बीजेपी में विलय को लेकर निर्णय लिया जाएगा। पेश एक रिपोर्ट। झारखंड की सियासत में बहुत जल्द बड़ा उलटफेर होने वाला है। काफी समय से यह कहा जा रहा है कि जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करने वाले हैं। इसको लेकर जेवीएम वर्किंग कमेटी की बैठक होगी, जिसमें तय माना जा रहा है कि बीजेपी में विलय को लेकर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी में पार्टी के विलय पर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। देखिए, मिलना जुलना तो लगा ही रहता है। अब रही बात कब क्या होगी नहीं होगी, ये तो हमने कहा कि जैसे कल कार्य समिति की मीटिंग है, उसके बाद कुछ हम कहने की स्थिति में होंगे। आज तो मैं कुछ भी नहीं हो पाने की स्थिति में। वहीं इस होने वाले विलय पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया है। उनका मानना है कि बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में घर वापसी के बाद संगठन को और मजबूती मिलेगी। बाबूलाल मरांडी एक अच्छे संगठन करता है। हाँ, निश्चित है। बाबूलाल जी हमारे पार्टी में फिर से अपना आ रहे हैं। पूर्वी हमारे पार्टी के ही कार्य सक्रिय और पुराने, हम लोग कहेंगे कि हम लोग के मार्गदर्शक के रूप में भी थे, और पुनः वो लौट के आ रहे हैं और हम लोग को खुशी है और उनका स्वागत भी कर रहे हैं। बहरहाल खबरों के अनुसार 17 फरवरी को रांची में आयोजित मिलन समारोह में बाबूलाल मरांडी बीजेपी में अपनी पार्टी जेवीएम का विलय करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस विलय के बाद बाबूलाल मरांडी और बीजेपी के बीच क्या कुछ समन्वय बनता है। ओंकार अवामी के लिए मनीष झा की रिपोर्ट। वहीं बजट सत्र से पहले क्या भाजपा को मिल जाएगा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल का नेता? इस पर भाजपा झारखंड प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि पार्टी नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व यह तय करता है कि प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल का नेता किसे चुनना है। जब केंद्र नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व को इसे लेकर खबर करेगा तो हम लोग बेहिचक आप तक यह खबर पहुंचा देंगे। पार्टी नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व इन चीजों को तय करता है, और जब केंद्रीय नेतृत्व तय करके प्रदेश की इकाई को खबर करेगा, हम लोग आपको उन चीजों को, उन बातों को आपके पास शेयर करेंगे। मीडिया की सुर्खियों में हम लोगों को भी पढ़ने का अवसर मिला है। जब इस प्रकार की अधिकृत जानकारी हम सब लोगों को मिलेगा तो हम आपके पास जरूर इन चीजों के विस्तार से बात करेंगे। वहीं झारखंड राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश प्रवक्ता अनीता यादव ने कहा कि हम लोग गठबंधन में हैं और हम लोगों की विचारधारा भी एक है, हमारी सोच भी एक है। हम लोगों ने कोई बैठकर मैनिफेस्टो तय नहीं किया था, लेकिन फिर भी महागठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल हैं सभी का मैनिफेस्टो लगभग एक ही है। हम लोगों ने जनता से जो भी वादा किया है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। हम लोग गठबंधन में हैं और हम लोगों की विचारधारा भी लगभग एक ही जैसी है, सोच जो हमारी है। हम लोग बैठ करके कोई मैनिफेस्टो तय नहीं किए थे, लेकिन आप अगर देखेंगे तो हम लोगों की मैनिफेस्टो में लगभग बातें एक ही जैसी है। वो क्या होगा, बेरोजगारी का होगा मुद्दा, गरीबों का होगा, दलितों का होगा, आदिवासी के लिए होगा, पारा शिक्षक है, यही सारी मुद्दाएं हैं, है ना। जल है, जमीन है, जंगल सुरक्षा की बात है। एक दो बातों पे हमारा कहीं पे मतभेद होगा, हो सकता है, तो उसको मिल बैठ के, चूंकि गठबंधन की सरकार है, किसी एक पार्टी की नहीं है, तो जब भी कुछ वैसी बात होगी तो उस पर मिल बैठ के बात होगी और फैसला लिया जाएगा। वहीं रिम्स में परिजन और डॉक्टरों के बीच हुई नोकझोंक। परिजनों ने डॉक्टरों एवं नर्सों पर लगाया लापरवाही का आरोप। जहां गोमिया का रहने वाला 17 वर्षीय रोहित की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों और नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए रिम्स परिसर में हंगामा किया। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस वर्ष भी पूरे देश में 10-15 फरवरी को वित्तीय साक्षरता के रूप में मनाया जा रहा है। इसको लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन रांची जोन के आरबीआई कार्यालय में किया गया, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया के जीएम, एसबीआई के जीएम, इलाहाबाद बैंक मैनेजर उपस्थित थे। इस वर्ष वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए एमएसएमई वर्ग से संबंधित विषयों का चयन किया गया है। आरबीआई के जनरल मैनेजर ने कहा कि एमएसएमई के तहत पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में लोन मुहैया कराया जा रहा है। साथ में मुद्रा लोन के माध्यम से सभी को लोन दिया जा रहा है। युवाओं को भी मुद्रा लोन के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि वह अपने स्वरोजगार कर सके। व्यवसायियों के लिए 50,000 से 10 लाख तक लोन देने का प्रावधान है, लेकिन सिविल अच्छी होनी चाहिए। मीडिया से साथियों, जैसा आप सबों को पता होगा, ये भारतीय रिजर्व बैंक
फिनेंशियल लिटरेसी वीक, ये हर साल एक वीक के लिए चलाता है और ये FAW रिजर्व बैंक की ओर से एक प्रयास है टू प्रमोट फाइनेंशियल अवेयरनेस थ्रू अ फोकस्ड कैंपेन। एक हम की टॉपिक सेलेक्ट करते हैं और साल भर उस पर हम कार्यक्रम के द्वारा उस पर फोकस करते हैं। ये कार्यक्रम हम 2016 से रिजर्व बैंक ने इनिशिएट किया है। आप लोगों को याद होगा पिछले साल हमारा थीम फार्मर्स के ऊपर था, 2017 में हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन का थीम रखा था और इस साल ये जो वीक हम आज से स्टार्ट किए हैं 10 से 15 फरवरी, और इस साल इस वीक का जो हमारा थीम फोकस एरिया है वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। वहीं झारखंड राज्य वन सेवा संघ के कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। कर्मियों का कहना है कि विभाग द्वारा हमारा काफी शोषण किया जा रहा है। हमारी मांगे हैं कि जितने भी वन कर्मी हैं सभी को वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए, सभी की सेवा संपुष्टि की जाए, विभागीय परीक्षा जो ली गई है उसे रद्द किया जाए। इन मांगों पर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा यह धरना प्रदर्शन 16 तारीख तक चालू रहेगा। अगर हमारी मांगे सरकार और विभाग नहीं मानती है तो 17 तारीख से हम लोग आमरण अनशन पर चले जाएंगे। हमारा पहला मांग है कि उसको रद्द करते हुए यथाशीघ्र विभागीय परीक्षा को रद्द करें और हम लोग जितना भी वनकर्मी है, हम लोग करीब 1800 है, सबको वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए और सबका सेवा संपुष्ट किया जाए। और एक चीज़ इसमें है, हम लोग जितने भी हैं सब नए बहाली हुए हैं 17 में, सबको विभाग द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। नए वनरक्षियों को बहुत तरह का, यहाँ तक कि आज हम लोग का धरना शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ धरना से आने के लिए सब अधिकारियों के द्वारा तरह का बहाना बना के फील्ड में रोका जा रहा है सबको और यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन भी सब हिम्मत करके डटे हैं, बहुत आए हैं, अभी कुछ खाने गए हैं और इस तरीके से तो विभाग शोषण कर रहा है हमारे साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक ऐसी खास शादी जहां अलग अलग संस्कृति के रंग देखने को मिले। एक ओर पंडित हवन करा रहे थे तो दूसरी ओर से ईसाई धर्मगुरु जोड़ों को बाइबल का पाठ पढ़ा रहे थे। मौका था सामाजिक संस्था निमित्त व लायंस क्लब की ओर से लिव इन में रह रहे जोड़ों के सामूहिक विवाह का। पेश है एक रिपोर्ट। शादी का बंधन हमारे समाज में बहुत मायने रखता है। कहीं न कहीं यह हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा है। लेकिन आदिवासी समाज में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो बगैर शादी के साथ रह रहे हैं क्योंकि उनके पास गांव को भोज कराने के पैसे नहीं होते। ऐसे ही मजबूर लोगों के रिश्ते को मजबूत करने के लिए सामाजिक संस्था निमित्त व लायंस क्लब की ओर से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 137 जोड़े विवाह सूत्र में बंधे। इस अनूठी शादी में वर वधू के परिजन के साथ साथ बड़ी संख्या में उनके गांव वाले भी मौजूद थे। इसमें कई ऐसे जोड़े भी थे जो वर्षों से साथ रह रहे थे। उनके बच्चे की उम्र भी शादी की हो गई, लेकिन वे अपने रिश्ते को कोई नाम न दे सके। हाँ, ठीक लग रहा है। हम लोग का गरीबी स्थिति थे इसीलिए आज तक शादी नहीं की। आप लोग साथ में थे? हम लोग का हो गया 8-9 साल। हाँ, क्या कुछ गाँव वाले क्या कहते थे? बहुत लड़ाई करते थे। मतलब घर वाला बोल रहे थे कि भगा के लाया है, ऐसे किया है, वैसे किया है। घर वाला सपोर्ट नहीं दे रहा था। तब हम लोग अपने से नियम धर्म खाली कर रहे, उसके बाद शादी उदी नहीं किए थे। कितने दिन से आप लोग रिलेशन में थे? अभी हम लोग का हो गया 10 साल। आज शादी कैसा लग रहा है? आज शादी हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी लग रहा है कि हम लोग पहले शादी नहीं कर पा रहे थे। इससे पहले का जिंदगी कैसा था? क्या कोई कुछ बोलता था गाँव में? हाँ, गांव में तो बहुत ऐसा बोलते थे कि शादी नहीं किया है, कब शादी किया है, और खर्चा ये सब था तो हम लोग नहीं कर पा रहे थे। इतना साल इलेक्शन में रह रहे तो बच्चा उच्चा होने के कारण से फिर और तो काफी दिक्कत हो गई। वहीं निमित्त संस्था की सचिव निकिता सिन्हा ने बताया कि 2009 में संस्था का गठन किया गया था। संस्था की ओर से यह चौथा आयोजन है। कई लोग आर्थिक तंगी के कारण शादी नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की मदद के लिए ही यह संस्था बनाई गई है। से जोड़े हैं जो लिव इन में रहते हैं, मतलब इनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं होता है या फिर ये दूसरे कास्ट के लोगों के साथ दूसरे लड़के को पसंद करती हैं जो कास्ट का नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये भाग के शादी करती है या
अपने मेल पार्टनर के साथ या अपने फीमेल पार्टनर के साथ ये रहना शुरू कर देते हैं। पर ये रिलेशन बहुत वोलेटाइल होता है, मतलब ये कभी भी एक दूसरे को छोड़ के कुछ दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इसमें विमेन का स्थिति बहुत ही वल्नरेबल होता है। ये विमेन कुछ काम नहीं कर रही होती है, इनका गांव से होती है, ये पढ़ी लिखी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में विमेन की स्थिति बहुत ही बुरी हो जाती है जब माँ बाप भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और पति तो छोड़ के गया ही होता है। तो इस चीज को रोकने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो माइंड में सोचिए कि कितना भय का स्थिति हर समय रहेगा कि अगर उसके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ तो वो अगला क्या करने वाली है। तो विमेन को स्ट्रेंथन करने का ये प्रोग्राम है, ये सिर्फ सामूहिक विवाह का कार्यक्रम नहीं है और नॉर्मल कपल्स का सामूहिक विवाह नहीं है। सोशियोलॉजिकल एक इशू है जो बहुत ही बरसों से इस समाज में चलता आ रहा है और वो ये है कि लिव इन में रहना अलाउड है जब तक कि कपल्स खाना नहीं खिला देते हैं पूरे गांव को। तो अब इनके पास कभी भी इतना पैसा नहीं होता है कि ये पूरे गांव को एक साथ खाना खिला सके। अगर ये घर में रह भी जाते हैं साथ में तो इनके बच्चे हो जाते हैं सॉरी, और उसके बाद फिर बच्चों का पालन पोषण ये वो करने में इनका इतना पैसा जाता है कि ये कभी भी अपने बारे में सोच नहीं पाते हैं। लिव इन में रह रहे अधिकतर जोड़े बेहद गरीब हैं, मजदूरी करके परिवार चलाते हैं। एक साथ रहते हुए भी उनके रिश्ते को कोई नाम नहीं मिल पाता। गरीबी उनके रिश्ते के आड़े आ जाती है। ऐसे जोड़े के लिए यह संस्था वरदान साबित हुई है। ओंकार अवामी के लिए रांची से सहयोगी दिनेश के साथ मनीष झा की रिपोर्ट। वहीं पिछले दिनों हुए बुरगुली के हत्याकांड में अब गुजरात के सतीपति पंथ के बढ़ते प्रभाव को सीपीआईएम कार्यालय में आदिवासी मंच के नेता आलोका कुजूर ने उजागर किया। उन्होंने कहा कि 7 लोगों की पीट कर जो गला काटकर हत्या की गई थी उसमें अधिकांश रिपोर्टों ने पत्थलगड़ी आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया था। हत्या के संबंध में अनेक बातें अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि हत्याओं की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी को इन सवालों का जवाब देना होगा। तो तमाम जो हत्या है ये एक राजनीतिक हत्या है। ये किसी न किसी माध्यम से राजनीतिक रूप से हेमंत सोरेन सरकार को क्रैश करने की दृष्टिकोण से ये हत्या की गई है और उसके समर्थन या उसके बिना जांच किए हुए गृह मंत्री को भी चिट्ठी चला जाता है। तो हमें तो जो लोगों के गर्दन फंसे हैं उनको तो ये बात का खुलासा करना होगा ना। हम लोगों ने जांच करके पाया कि वहां पर गांव में सत्यपति नाम का कोई जन संगठन है। वो संगठन जो है गांव के लोगों के ऊपर दबाव देते हैं कि आप जमीन का पट्टा जमा करो। वो किसी भी धर्म को मानने के लिए मना करते हैं और गांव के लोग बाहा पर्व मना रहे थे। बाहा पर्व चूंकि यहाँ झारखंड की सांस्कृतिक परंपरा और त्योहार रहा है, वो पर्व सदियों से मनाते आ रहे हैं। उस पर्व को वो मना रहे थे जिस दिन ये सारी घटनाएं हुई और इस घटना में 7 लोगों की हत्या हुई। वैसे लोगों की हत्या हुई जो कहीं ना कहीं किसी एक दूसरे असामाजिक संगठन के साथ उनका रिश्ता रहा है और उसको कहीं ना कहीं प्रशासनिक के ऊपर उनका छत्र छाया रहा है। वहीं कहते हैं कि हौसले अगर ऊंचे हो तो सपनों से भी उड़ान भरी जा सकती है और जो सपने लोग देखते हैं वह जरूर एक न एक दिन पूरे होते हैं। ऐसा ही कारनामा संत जेवियर्स के बीकॉम स्ट्रीम के छात्र आदित्य कुमार ने कर दिखाया है और डीजेआई से परमिशन लेकर डीजेआई को ही चुनौती दे रहे हैं। लाखों में बिकने वाले ड्रोन को महज 20 से 25 हजार की लागत से उन्होंने बनाया है। आदित्य ने अपने दिन रात के अथक प्रयास से मेक इन इंडिया को मजबूती दिलाने के लिए यह कारनामा कर दिखाया है। एक्चुअली जब से मैं बचपन से जब भी चिड़ियों को उड़ते देखता था तो पहले मुझे मन होती थी एक्चुअली उड़ने की। तो तब से ये बचपन से मेरा एक शौक़ रहा और साथ में ही बस बचपन से इस पे काम करते करते आज बहुत सारे ड्रोन मैं इंडिया में कस्टम ड्रोन को मैं खुद बनाता हूँ और झारखंड नहीं बल्कि साउथ इंडिया उड़ीसा वगैरह में भी जितने लोग होते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में भी ऑनलाइन प्रोग्राम भी करता हूँ। तो करते एक्सपीरियंस होते चला गया ये। सर ये एक्चुअली में एक कस्टम ड्रोन है। इससे हम लोग इसमें जिस चीज़ को भी चाहे ऐड करना उस तरीके से अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। इसको अपने हिसाब से डेटा ट्रांसफ़र, इसकी टेलीमेट्रिक डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जीपीएस से कंट्रोल हो रही है
और साथ में हम इसके थ्रू कहीं भी इसको अगर कोई भी कमांड दे तो ये खुद उस जगह पे जाके कुछ अगर ड्रॉप करने का कमांड दे तो उस जगह पे खुद जाके खुद ड्रॉप करके दोबारा रिटर्न टू होम जिस जगह से फ्लाई किया था उस जगह आ सकता है। वहीं पाकुड़ जिला मुख्यालय के रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में दंतोपंत ठेंगरी रोजगार मेला लगाया गया। श्रम नियोजन प्रशिक्षण विभाग द्वारा लगाए गए मेले में सैकड़ों बेरोजगार युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। बेरोजगारों ने मेले में लगाए गए डीएवी ओपन स्काई स्मार्ट स्कूल जीवन बीमा उत्कर्ष फाइनेंस होप केयर सहित दर्जनों स्टॉल में रोजगार के लिए आवेदन जमा किया। मेले का उद्घाटन डीडीसी रामनिवास यादव ने किया और नियोजकों से बेरोजगारों को नौकरी देने के साथ उनकी नौकरी की स्थिरता पर भी ध्यान देने की अपील की। ये पूरे देश में चल रहा है। पिछला सरकार से ये डायरेक्शन भी था कि मैक्सिमम जितना भी आपको गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में रखना है वो आउटसोर्सिंग से रखना है। एक डायरेक्शन था, नोट लाइक लॉ, बट नया सरकार अभी आया है, सरकार ने रजिस्ट्रेशन वाला अभी दिया है। आगे जो भी डायरेक्शन आएगा आप लोग के सामने। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखिए। नमस्कार।